कहते हैं कुछ कहानियां गलत और सही के बीच की पहचान मिटा देती हैं, बुराई और अच्छाई के बीच का फर्क खत्म कर देती हैं। कहानियां जो अपने होने पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। और ऐसी कहानियों के लिए फॉलो कीजिए मेरे पॉडकास्ट को, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। कुछ बचेगा तो वो बस कहानियां। बस आते देख मैंने बस को हाथ दिखाया और कुछ ही सेकंड में वो बस मेरे सामने आकर रुक गई। मैंने खिड़की के पास बैठे कंडक्टर को अपने गांव का नाम बताया और उनसे पूछा कि क्या ये बस मेरे गांव जाती है। उस कंडक्टर ने बस अपना सर हाँ में हिलाया। मैं खुश हो गया। आखिरकार बस मिल गई थी और मैं अब अपने गांव जाने वाला था। जल्दी से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो अंदर सब तरफ अंधेरा था। मुझे लगा कि मेरे अंदर जाने पर ड्राइवर लाइट चालू कर देगा, लेकिन ना तो ड्राइवर ने लाइट चालू की और ना कंडक्टर ने उसे लाइट चालू करने के लिए कहा। शायद वो भूल गए होंगे। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और खाली सीट को ढूंढते हुए मैं सबसे पीछे चला गया। वहां बैठे सारे पैसेंजर सो रहे थे। सभी ने अपने सर झुकाए हुए थे। वो देख मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि सभी एक जैसी हालत में थे। जब मैं आखिरी सीट पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत पेट के बल लेटी हुई थी। मैं उसे जगाना चाहता था कि तभी मेरा ध्यान पास की सीट पर चला गया। वो एक खाली सीट थी। मैंने वहीं ऊपर अपना बैग रख दिया और उस सीट पर बैठ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी बस का कंडक्टर टिकट लेने पीछे नहीं आया। अंधेरा वहां बहुत घना था, बहुत घना। आगे कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। मुझे वहां बैठे हुए करीब 15 मिनट हो गए थे, लेकिन कंडक्टर अब भी अपनी जगह पर ही बैठा था। मुझे नींद आने लगी थी। मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। मैंने सोचा कि जब उसे आना होगा तब आ जाएगा, और मैं वहीं अपनी जगह पर बैठा रहा। मुझे इतना याद नहीं कि तब वक्त क्या हो रहा था। आसपास सब कुछ बहुत शांत था। शायद सभी गहरी नींद में सो रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो आवाज मेरे पीछे की सीट से कहीं से आ रही थी। मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे की सीट पर कोई नहीं था। कुछ देर के लिए मुझे वो सब नॉर्मल सा लगा, और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे याद आया कि अभी कुछ देर पहले मेरे पीछे कोई औरत थी। मैंने फिर गौर से देखा, लेकिन वहां कोई औरत नहीं थी। पता नहीं वो औरत अचानक कहां चली गई। मैंने अपने आप को समझाते हुए कहा, शायद वो औरत आगे कहीं चली गई होगी। मैंने उस बात को यहीं जाने दिया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त बाद एक बहुत ही जोर का झटका लगा और मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि वहां उस बस में सारे लोग उल्टे सीधे होकर यहां वहां पड़े हुए थे। कोई बस की छत से चिपका हुआ था तो कोई सीट पर टेढ़ा पड़ा हुआ था। किसी की गर्दन टूटी हुई थी तो किसी का हाथ उखड़ा हुआ था। वो देख मुझसे रहा नहीं गया। मैंने घबराकर अपना मोबाइल निकालना चाहा। जब तक मैं अपना मोबाइल निकाल पाता, देखा तो सब पहले जैसे शांत हो चुका था। पता नहीं चला कि वो मेरा वहम था या कोई मैंने बुरा सपना देखा था। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। तब मेरा ध्यान खिड़की से बाहर चला गया। देखा कि बस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जैसे ड्राइवर किसी नशे में गाड़ी चला रहा हो। मैं इतना तो समझ गया था कि गाड़ी की स्पीड हद से ज्यादा है। वो देख मुझे और भी डर लगने लगा था। मेरे साथ कुछ तो बहुत अजीब हो रहा था, या फिर उससे भी ज्यादा कुछ बुरा होने वाला था। मैंने ऊपर जहां सामान रखने की जगह देखी थी, वहां अपना बैग लेने के लिए हाथ डाला। उस जगह पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहां मैंने किसी के हाथ को महसूस किया। वो एहसास होने से पहले ही मैंने उसे बैग समझकर खींच लिया था, और अगले ही पल एक कटा हुआ हाथ मेरी आंखों के सामने लटक रहा था। मैंने घबराकर उसे दूर कर दिया और अपना हाथ हटा लिया। डरते हुए मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। देखा तो वो मेरे बैग का स्ट्रैप था। उसे हाथ समझकर मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था।
अब मुझे थोड़ा एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है, कुछ तो है जो मेरी समझ से बाहर है। मैं बैठकर सोचने लगा कि क्या करना है। बस भी तेजी से चलती जा रही थी और मैं कहाँ था मुझे कुछ पता नहीं। अचानक से एक बहुत तेज की बदबू आने लगी, इतनी तेज कि उस सारी खिड़कियां बंद थी। मैंने अपनी सीट की खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद खिड़की जम गई थी। बहुत ताकत लगाने के बाद भी खिड़की नहीं खुली। मैं उठकर तेजी से कंडक्टर के पास गया और वहां जाकर मैंने उससे कहा कि जल्दी से बस रोक, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। उसने मेरी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। मैंने फिर उससे कहा, देखो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं इस बदबू को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तब उस कंडक्टर ने एक अजीब सी आवाज में कहा, ये बस किसी के कहने पर नहीं रुकती, ये बस तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा के ही रुकेगी। मैंने गुस्से में कहा, कैसी मंजिल, कौन सी मंजिल? तुम्हारी मौत। हा 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 हा। उसकी वो हंसी की आवाज सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैं अपना बैग लेने के लिए फिर से पीछे चला गया था। बैग उठाया और वापस दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया। मैंने एक नजर से उस कंडक्टर को देखा और बस के दरवाजे को खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो कंडक्टर बेजान नजरों से मुझे घूर रहा था। मैं उस कंडक्टर पर जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि बस को रोक दे, मुझे इस बस में सफर नहीं करना है, मुझे नीचे उतार दो वरना मैं तुम्हारी बस की कंप्लेन कर दूंगा। लेकिन वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। और फिर जब मैंने ये कहा तो उस बस में बैठे सारे लोग एक साथ मुझ पर हंसने लगे। वो सब कुछ बहुत ही अजीब सा था, अजीब नजारा, अजीब आवाजें, जिसे देखकर सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत से लोगों के चेहरे गायब थे, किसी का हाथ नहीं था, किसी के पैर गायब थे। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से उठकर ड्राइवर के कैबिन में चला गया। देखा तो ड्राइवर मरा पड़ा था और गाड़ी अपने आप तेजी से चलती जा रही थी। वो देख मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है। वो सारे लोग मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने गाड़ी के कांच को तोड़कर वहां से कूदना चाहा और तभी एक बहुत जोर की आवाज आई और मैंने अपना होश खो दिया। कितने दिनों बाद मुझे होश आया, मुझे वो तक पता नहीं। मैं बस इतना समझ रहा था कि मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा हूं, अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूं। मेरा पूरा शरीर दर्द से कर्रा रहा था। उसके कुछ दिनों बाद जब मुझे ठीक से होश आया तब मुझे पता चला कि मेरा एक पैर टूट गया है। चेहरे पर बहुत सारी चोटें हैं, एक हाथ पर और एक मेरे पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और मैं पिछले 3 हफ्तों से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ। मेरे ठीक होने के बाद मेरे गांव वालों ने मुझे बताया कि मैं गांव के पास एक खाई में पड़ा हुआ मिला था। जब मैंने उनसे किसी बस के बारे में पूछा तब उन्होंने बताया कि मेरे आसपास कोई भी बस नहीं थी। उसके कुछ दिनों बाद मुझे एक और बात पता चली। मेरे साथ और हादसे से कुछ दिनों पहले उसी रास्ते पर एक प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में कंडक्टर और ड्राइवर समेत सारे के सारे यात्री मर चुके थे। उस हादसे ने मुझसे मेरी अच्छी खासी जिंदगी छीन ली। बिना व्हील चेयर के सहारे से मैं चल भी नहीं पाता हूँ। घर वाले कहते हैं कि तू बच गया। मैं कहता हूँ हाँ, मैं बच गया हूँ, पर मौत को इतने करीब से देखने के बाद आज भी उस हादसे को याद करके सहम जाता हूं मैं। अब आते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। आखिर वो हाथ किसका था? किसी तरह आज की रात कट गई और फिर सुबह दोनों शॉपिंग पे निकले। तब दोनों को घूमते घूमते किसी दुकान पर एक शॉल पसंद आया। पंकज ने उसके लिए वो शॉल तभी खरीद लिया। तब शॉल हाथ में लेके सौम्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी ये चाहिए। पंकज को लगा कि सौम्या मजाक कर रही है, तो उसने भी वैसे ही जवाब दिया, मैं नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए एक ही बहुत है। तो सौम्या फिर से चीख के गुस्से में बोली, देवी ना,
तुम्हें सौम्या को देवी है, सौम्या को देवी। पंकज ने उसकी बात सुन के रास्ते में कोई सीन क्रिएट नहीं किया और तभी जाके दूसरी शॉल ले आया। और होटल पहुंचते ही सौम्या ने पंकज से जो कहा उससे सुनने के बाद पंकज कुछ बोल भी नहीं पाया। वाह मिस्टर पंकज, फिजूल खर्ची तो कोई आपसे सीखे। एक ही जैसी दो दो शॉल खरीद ली आपने, क्या करेंगे? पंकज को यह सब सुन के थोड़ा झटका लगा। उसने टाइम बर्बाद ना करते हुए अगले ही दिन की टिकट बुक कर ली वापस असम जाने के लिए। पहले शिमला से दिल्ली वो बस से पहुंचे। बस अड्डे पर सौम्या को वजन तोलने की मशीन दिखी। सौम्या ने उसमें सिक्का डाल के वजन तोलना चाहा और उसमें वजन आया 130 किलो, जबकि सौम्या का वजन 60 किलो से ज्यादा हो ही नहीं सकता था। उसने दोबारा चेक किया और फिर वही 130 किलो। तीसरी बार देखा तो अब भी वही। इस बार पंकज बोला, मैडम जी तुम्हारा वजन तो 60 किलो से ज्यादा नहीं लगता, बाकी का वो वजन जो है शायद तुम्हारे स्ट्रेस लेने का नतीजा है। और वैसे भी बस अड्डे पर आज तक किसका वजन सही निकला है जो तुम्हारा आएगा। दोनों ने दिल्ली आते ही शाम की फ्लाइट पकड़ी जो कि कोलकाता में कुछ देर रुकी। सौम्या ने पूछा, हम कहाँ हैं? पंकज ने खिड़की के बाहर देखते ही कहा, अभी हम कोलकाता में हैं। सौम्या को ये सब सुन के पता नहीं क्या हुआ। जिस लड़की को बंगाली का एक भी अक्षर नहीं आता था, उस लड़की ने बंगाली में कहा, कालीबाड़ी जाबो, कालीबाड़ी। पंकज को सौम्या की ये बात समझ नहीं आई। उसने उससे पूछा क्या, तो सौम्या बोली, संजेशना, कालीबाड़ी जाबो। पीछे से एक पैसेंजर ने कहा कि मैडम कालीबाड़ी जाने की जिद कर रही हैं, जो टॉलीगंज में है। पंकज अब तक के इतने सारे हादसों से परेशान तो था ही। अब उसने गुस्से में कहा, बंद करो अपना ये घड़ी घड़ी का नाटक। फ्लाइट में अगर कोई सीन बनाया ना तो मुझे मजबूरन तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आना पड़ेगा। मैं नहीं रहना चाहूंगा तुम्हारे साथ अगर ये ड्रामा चलता रहा तो। सौम्या ये सुन के सहम गई और उसने एक अजीब तरह से पंकज को कहा, सॉरी, जाबो ना, जाबो ना। वापस घर पहुंच के जब सारी बातें घर वालों को बता के पंकज अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो पीछे से सौम्या की सास ने धीमे से कहा, दिक्कतें तो होंगी ही, भूतनी से जो शादी कर ली है मेरे बेटे ने। अभी उनकी बात खत्म हुई भी नहीं थी कि सौम्या ने पलट के जोर से चीखते हुए कहा, हाँ, की बोले छे? और वो चीखने के तुरंत बाद ही बेहोश हो गई। किसी तरह पंकज उसे कमरे में लेकर गया और वहां उसे सुला दिया। सौम्या बहुत देर तक सोती रही और शाम को पूरे घर में ढूंढने पर भी सौम्या कहीं नहीं दिखी। पूरे घर में अच्छे से छानबीन करने के बाद पंकज छत पर पहुंचा तो छत के एक कोने में बैठी सौम्या रोती हुई उसे दिखाई दी। पंकज को कभी इतना गुस्सा नहीं आया था जितना अभी उसे देखकर आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या नाटक है तुम्हारा? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी हराम हो गई है। चाहती क्या हो आखिर तुम मुझसे? सौम्या ने कुछ नहीं कहा। उसने पंकज को हल्के हाथ से धक्का मारा और वो काफी दूर जाके गिरा। और अब इसके बाद वो समझ गया कि वो सौम्या नहीं है, क्योंकि सौम्या के लिए ये सब कर पाना नामुमकिन है। उस दिन पंकज नहाकर आईने के सामने खड़े होकर खुद को संवार ही रहा था कि तभी उसने आईने में पीछे देखा। बेड पर बैठी सौम्या ऊपर देखते देखते अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। चली जाओ यहाँ से तुम चली जाओ यहाँ से। पंकज ने जोर से सौम्या को पकड़ के हिलाया और कहा, क्या कर रही हो तुम सौम्या? पागल हो गई हो क्या? जीना दुश्वार कर दिया है तुम्हारी इन हरकतों ने मेरा। पंकज की बातें सुनकर सौम्या ने कहा, ये तुझे कालीबाड़ी लेकर नहीं जाएगा, और अगर ये नहीं ले गया तो तू मुझे ले जाएगी ना? हाँ, बोल, मुझे ले जाएगी ना? पंकज ने बिना समय बर्बाद किए अगले दिन कोलकाता की टिकट्स बुक करवाई और सौम्या को लेकर पहुंच गया कोलकाता के टॉलीगंज कालीबाड़ी में। वहां पहुंचते के साथ ही सौम्या जोर से चीखने लगी, थोड़ी छटपटाई और उसके बाद वो बेहोश हो गई। बड़ी कोशिशों के बाद जब वो होश में आई तो उसके पास बस एक सवाल था, हम तो शिमला में हनीमून मनाने गए थे ना, ये यहाँ कैसे आ गए?
अब इसके बाद पंकज और सौम्या के साथ कोई घटना नहीं घटी, लेकिन आज भी जब पंकज इन सब पुरानी बातों को याद करता है, उनके बारे में सोचता है या कोई पूछ लेता है, तो सौम्या का वो डरा हुआ और डरावना चेहरा सामने घूम जाता है। जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका जवाब हम में से किसी के पास भी नहीं होता, और ना इन सवालों का जवाब विज्ञान दे पाता है।